Hello everyone, my name is Namrata Kriplani. I'm your science educator and your mentor. बेटा आज इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे जैसे भी आते हैं उस टॉपिक के ऊपर। हमने बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर अपन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ने वाले हैं। हम कुछ रे डायग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे बेटा, और उससे पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे उस रे डायग्राम को बनाने के लिए। और ये टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर क्वेश्चन ना बने बोर्ड्स में या फिर आपके स्कूल एग्जाम्स में। ठीक है, फिर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों के अंदर जो अपने हमारे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हैं उसमें किस तरीके से रे डायग्राम फॉर्मेशन होता है वो भी देखेंगे। हम उसके यूजेस भी देखेंगे कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, एंड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर होने वाला है। मैं वापस बोल रही हूँ, स्फेरिकल मिरर्स नॉट लेंसेज। आपके कोर्स में लेंसेज भी हैं, लेकिन पहले अपन मिरर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड फिर हम लेंसेज वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को बेटा कर्व सरफेसेस मिरर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो, अपन का टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस नाम क्यों पड़ा ये बताऊंगी, और रिफ्लेक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। बहुत ही देसी भाषा में, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो अगर वो जो लाइट है वो वापस से स्कैटर हो रही है, वापस से फेंक रहा है वो लाइट, तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मैं कर्व सरफेसेस बोल रही हूँ, स्फेरिकल मिरर्स बोल रही हूँ, एक ही बात है। ठीक है, आगे वैसे कर्व सरफेसेस के अंदर अपन लेंसेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्फेरिकल मिरर्स बोलोगे तो प्रिसाइजली आप मिरर के बारे में डील करोगे तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्फेरिकल मिरर्स बेटा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है मैम, देखो बेटा सिंपल सी बात है। अगर मैं स्फेरिकल मिरर बोल रही हूँ तो मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ स्फीयर। स्फीयर कैसा दिखता है बेटा, इस तरीके का दिखता है जैसा मैंने बनाया अभी। ठीक है, अगर मैं इस हॉलो स्फीयर को, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, अंदर से वो सॉलिड नहीं, अंदर उसके अंदर कोई भी मैटर नहीं है, वो खाली है। उस हॉलो स्फीयर को अगर मैं इस तरीके से कट करूँ तो मेरे पास एक ये शेप आता है। ठीक है, और ये शेप बिल्कुल इस जैसा दिख रहा है मैम, जो आपने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ठीक है, और इसी हॉलो स्फीयर को मैं इस तरीके से कट करूँ तो मेरे पास एक ऐसा शेप आता है, और ये शेप मैम मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसा आपने यहाँ पे डायग्राम बताया है। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, उसको ही अपन स्फेरिकल मिरर कहते हैं। हॉलो स्फीयर का पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको ही स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब देखना, यहाँ पर बेटा मैंने दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स बनाए हैं। इन दोनों के ही अपने अपने नाम हैं और अपने अपने काम है बिल्कुल अलग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जब मिरर पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि मिरर के अंदर जो पीछे वाला साइड होता है वो पेंटेड होता है सिल्वर से। ठीक है, सिल्वर से अपन उसको पेंट कर देते हैं और उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, उस पर लाइट स्ट्राइक नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर मैंने पीछे की तरफ बना रखे हैं सारे, मतलब ये जो डैश डैश लाइन है वो क्या बता रहा है कि वो पेंट हो रखा है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग जो एरिया है बेटा वो इनसाइड है, इनसाइड द मिरर। ये देख रहे हो अंदर वाला जो एरिया है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट यहाँ पर आकर टकराएगी और रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, और जो दूसरा वाला मैंने जो इमेज बनाया है उसके अंदर मैंने अंदर वाला जो पार्ट है उसको पेंट करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैम जो लाइट है वो बाहर की तरफ आकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो बस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे ही जो मिरर है वो दो तरीके के होते हैं। कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। पहला, जहाँ पे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो उसको अपन बेटा कॉनकेव मिरर बोल देते हैं, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो उसको अपन जो है वो कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ तो मैम कॉनकेव और बाहर की तरफ तो कॉन्वेक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ आपके लिए। देखो बेटा, जब मैं कॉनकेव बोल रही हूँ, कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, तो केव वर्ड जो आ रहा है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, और गुफा का कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैम अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख जाएगा ना तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो बेटा देखो,
कॉन्वेक्स को पहचानने का एक तरीका भी है। देखो इसका जो बल्ज्ड आउट पोर्शन है ना, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पोर्शन है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है, तो उसको तुम कॉन्वेक्स बोलोगे। समझ रहे हो कि मैम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बदलते ही मिरर का टाइप ही बदल गया, अंदर की तरफ है तो कॉन्केव और बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये था हमारा स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट, अब इस स्फेरिकल मिरर को और अच्छे से समझने के लिए और आगे चलकर रे डायग्राम पढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो पढ़नी पड़ेगी। वो एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमें रे डायग्राम्स बनाने में हेल्प हो जाए। और वो रे डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। राइट, चलिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे कुछ डिस्कस करूं उससे पहले तुम खुद बताओ कि मैम अभी आपने बोला कि स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जो कि स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर का पार्ट होता है, उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फीयर का पार्ट होता है। तो मैम अगर आप सर्कल बनाओगे या स्फीयर बनाओगे, उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा ना, उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो उसी तरीके से अगर मैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ले रही हूँ, उसका भी सेंटर होगा। बस यहाँ पे अपन सेंटर ना बोलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। सेंटर ना बोलकर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर मैं इस तरीके से एक स्फीयर ले रही हूँ और उसको यूं कट कर रही हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है वो मेरा कौन सा पार्ट बना? ये वाला पार्ट मेरा कॉन्केव मिरर का पार्ट बना। ठीक है, तो अगर स्फीयर यू बन रहा है तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ लाई करेगा। और एक मिनट वापस बनाती हूँ। ठीक है, सेंटर यहाँ लाई करेगा कॉन्केव मिरर का। तो देखो ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो स्फीयर का सेंटर होता है वही क्या होता है? हमारा कॉन्केव मिरर का भी सेंटर होता है। सही बात। उसी तरीके से देखो यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड करूँ और अच्छे से समझा देती हूँ। अगर देखो मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो क्या होगा? यही तो सेंटर होगा, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, क्योंकि मैम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। और ये वाला अगर मैं एक्सटेंड करूँ बेटा, तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है मैम। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर होगा। तो क्या बेटा मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉन्केव मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है कॉन्केव मिरर का और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सामने ही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मैम पीछे की तरफ है। बिल्कुल सही बोला। इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा? कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। एक बार अपन डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। हॉलो स्फीयर का ही सेंटर है जिसका जो मिरर है वो पार्ट है। हॉलो स्फीयर का पार्ट ही तो है मिरर, ठीक है। और हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वही हमारा मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सही बात। चलिए अब देखो यहाँ पे और क्या बोल रहा है? इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो मैम हमें समझ ही आ गया कि ये मिरर का पार्ट नहीं है और ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई करता है। आगे लाई करे चाहे पीछे लाई करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मिरर के ऊपर तो नहीं था ना बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे था और कॉन्वेक्स के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट अपन ने लिखा है, वो क्या लिखा है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर वाइल फॉर द कॉन्वेक्स इट इज बिहाइंड द मिरर। ये मैम हमें आपने बता दिया ऑलरेडी और हमें समझ भी आ गया है कि कॉन्केव मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड मतलब पीछे है हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। चलिए पहली टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई बेटा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा जहाँ सर्कल है वहाँ सेंटर भी है, वहाँ रेडियस भी है ना। रेडियस को कैसे समझोगे? देखो यहाँ पे फिर से अपन सर्कल बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने स्फीयर बनाया, ये मैंने इसका सेंटर बनाया। अगर इस सेंटर को मैं इस तरीके से यहाँ पर इसके बाउंड्री पे टच करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो मैम अगर यहाँ पे आपने जो कॉन्केव मिरर बनाया है, स्फेरिकल मिरर बनाया है, अगर आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हो, आपने हमको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो लाइन है क्या वो रेडियस नहीं कहलाएगी? क्या वो रेडियस नहीं कहलाएगी? डेफिनेटली कहलाएगी मैम। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको भी इस तरीके से एक्सटेंड करते हो, इधर आपने हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी बता दिया है, तो ये जो लाइन आपने बना रखी है, ये जो पॉइंट है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं मैम। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, इससे पहले एक चीज़ पोल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बेटा पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ओके, देखिए ये स्फेरिकल मिरर है,
ठीक है। इसका सेंटर क्या है बेटा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोल। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल। इस जो पूरा हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है, मिरर का सेंटर, मिरर के बाहर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसको स्फेयर की तरह मत मानो, मतलब अभी के लिए, ठीक है। स्फेयर का सेंटर नहीं बोल रही हूँ, स्फेयर का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जो मिरर है ना, जहाँ पे रिफ्लेक्शन तुम करवा रहे हो, उसके सेंटर को तुम क्या बोलते हो, पोल कहते हो, सही है। तो अभी जो मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया, तो उसमें मैम हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपने इधर सेंटर मार्क करवा दिया था हमें पहले, और ये जो सेंटर है आपने अभी बताया ये पोल है, यहाँ पर भी ये चीज़ पोल है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर ये जो CP है, इसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकती, इसको रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकते, डेफिनेटली बोल सकते हैं मैम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैम जो कॉन्केव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, और कॉन्वेक्स का जो है वो पीछे है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पीछे है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ की जो लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे है तो रेडियस आगे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है तो रेडियस भी पीछे है, ठीक है। देखो अब एक बार डेफिनेशन पे आ जाओ। द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सेम, हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है, जिसका मिरर एक पार्ट है, एक स्फीयर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है, उसका ही जो रेडियस है वो हमारे मिरर का भी रेडियस है। देखो अगर आपको डेफिनेशन से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो, जो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ वो चीज़ आप कंसिडर कर लो, क्योंकि डेफिनेशन आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर CP हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस कर लिया, पोल भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर का केस बताती हूँ पहले। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था मैम, ये पोल था, ये आपने रेडियस बताया था। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, सॉरी मैम ने गलत मार्क कर दिया है, आई एम सो सॉरी। एक मिनट, यहाँ पर तो इसी को ही रेस करना पड़ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है अभी बनाते हैं, एक सेकेंड दीजिए मुझे। ये इरेज हो गया, एक मिनट रुको, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था। अब ठीक है, हाँ। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ, ये जो येलो वाली लाइन आपको दिख रही है जो मैंने बना के रखी हुई है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर ही बनी है, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देती हूँ XY, ठीक है। तो ये जो XY है ना, इसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलोगे। यहाँ पर भी X डैश Y डैश जो है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहे हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। बाकी एक ही बात है कि ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये सेंटर और पोल को ज्वाइन करी भी है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा अभी तक आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, आपने पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं वो पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है वो पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपर्चर की बात करते हैं, बहुत ईजी है बेटा। अपर्चर क्या होता है, एक ऐसा मिरर का जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है ना, उसको अपन अपर्चर कहते हैं। अगर छोटा होगा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोटा होगा तो उसका अपर्चर छोटा होगा, अगर मिरर बड़ा होगा तो उसका अपर्चर भी बड़ा होगा। द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर। मैम देखो आप स्फेरिकल मिरर इतना भी बना सकती हो, इतना भी बना सकती हो, इतना भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि स्फीयर कितना बड़ा है, क्योंकि है तो ये स्फीयर का ही पार्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे स्फीयर बड़ा होगा उसका अपर्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बढ़ी तो रहा है बेटा, साइज बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने की टेंडेंसीज जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो अपर्चर बेसिकली हमें क्या बताता है, साइज बताता है किसी भी मिरर की, कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, राइट। अब ऑब्वियसली कॉन्केव कॉन्वेक्स बोला है तो स्फेरिकल ही होगा, है ना। चलिए अब फोकस की बात करते हैं। ये फोकस वो वाला फोकस है जो तुम्हारे पास नहीं होता है, ये वो वाला फोकस नहीं है, इट इज़ लाइक डिफरेंट फोकस है। ये स्फेरिकल मिरर का फोकस है, इसका फोकस बड़ा सही है, हमेशा ऑन पॉइंट। अपन का फोकस तो डगमगाता रहता है, कभी कुछ पढ़ाई करने का कभी मन तो शायद नहीं करता है, ठीक है। ये वो वाला फोकस नहीं है, हमारे जैसा होता तो शायद हम आज इसको पढ़ ही नहीं रहे होते, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये, ठीक है। क्योंकि हमारा तो फोकस शायद एग्जाम से 1 महीना पहले ही आता है, सही बोल रही है ना, राइट।
लेकिन मैम इस बार बोर्ड्स है तो हम स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके चलिए चलो, फोकस क्या होता है बेटा? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये मैम क्या बोल रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये डेफिनेशन तो समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही। देखो बेटा, इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है बेटा? कन्वर्ज का मतलब होता है कि सारी लाइट रेज आकर एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्ज, ठीक है। और सारी लाइट रेज अगर फैल रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्ज। ये बात समझ में आ गई? कन्वर्ज का मतलब क्या? इकट्ठा होना। डाइवर्ज का मतलब क्या? फैल जाना। कन्वर्ज का इकट्ठा होना, डाइवर्ज का मतलब फैल जाना। सही बात। चलिए, पैरेलल का मतलब तो पता है, जो लाइंस कभी मीट नहीं करती है मैम, उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके चलिए, अभी डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो फोकस है ना बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। कॉनकेव मिरर का फोकस और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, फिर डेफिनेशन पर लेकर आऊंगी, ठीक है। सुनो, कॉनकेव मिरर के केस में जब अगर मैं कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइन मतलब कि वो लाइट रे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन आ गई। सही बात। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, इधर से उसने रिफ्लेक्शन अंडरगो किया, तो वो जिस पॉइंट से पास होती है ना, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोला? वापस रिपीट कर रही हूं। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से टकराई, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, पैरेलल आई, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, और टकराने के बाद जब वो जिस पॉइंट से निकल रही है ना, और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, उसको अपन फोकस कहते हैं। उसको अपन फोकस कहते हैं। एक और लाइन अगर मैं यहाँ से बना दे रही हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और वो भी लाइन जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। अभी सुनो, इट इज़ अ पॉइंट, अभी मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, इसको सुनो। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, टू विच, जिसपे ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल या क्लोज टू द एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल आ रही है या फिर बहुत पास में, पैरेलल तो आ ही रही है, भले पास में हो चाहे दूर हो, क्लोज टू द एक्सिस, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी डाइवर्ज की बात नहीं कर रही हूं मैं, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आके इकट्ठी हो जा रही हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इफ फोकस कह रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2 लाइट रेज निकाल कर बताई है इस डायग्राम के अंदर, ताकि मैं आपको फोकस को एक्सप्लेन कर पाऊँ। वैसे 1 या 2 लाइट रेज नहीं निकलती है बेटा, बहुत सारी निकलती है। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने 2 बनाई है। अगर यहाँ से 1000 लाइट्स भी निकलती ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो एक ही पॉइंट पे आकर मिलती, और उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अभी क्या बताया था? लाइट का मिलना एक जगह इकट्ठा हो जाना किसी भी चीज़ का, उसको कन्वर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड इन्होंने बोला है, कन्वर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, उसके बाद आके कन्वर्ज हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हमने क्या बोला? फोकस बोला। और वो पॉइंट कहाँ पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, ठीक है। समझ आई ये चीज़? अभी देखो, एज द लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द फोकस, देयरफॉर कॉनकेव मिरर हैज द रियल फोकस। अब ये तो और नई बात बता दी मैम। देखो बेटा, होता क्या है ना कि कॉनकेव मिरर के केस के अंदर जो लाइट है वो एक्चुअली क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे आकर इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो जब लाइट रेज एक्चुअल में इकट्ठा होती है ना, एक जगह पे आकर कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठा होती हैं, मतलब मिल जाती हैं, तो उस जगह को अपन रियल बोलते हैं। साइंस की लैंग्वेज में उसको रियल बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं वो फोकस है। तो मतलब यहाँ पे जो फोकस हुआ वो कैसा फोकस हुआ मैम? वो रियल फोकस हुआ। वो कैसा हुआ? रियल फोकस। क्योंकि आगे चलकर आप वर्चुअल फोकस भी पढ़ोगे, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे आया है रियल फोकस का। देखिए, all the light rays actually pass through the focus, therefore concave mirror has the real focus, ठीक है। फोकस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो तो कॉनकेव मिरर के केस में दिख ही रहा है कि मैम आगे की तरफ फोकस है। हियर ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शंस गेट कन्वर्ज, हैंस इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब यहाँ पर क्या हुआ
कि देखो भाई यहाँ पर तो लाइट रेज अलग अलग जगह से आई रही थी ना, इस तरीके से पैरेलल रेज बहुत सारी आई रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद बेटा क्या हुआ, इस मिरर ने क्या किया, सबको रिफ्लेक्ट, जो जितनी भी रेज आ रही थी उसको एक जगह पे आकर इकट्ठा कर दिया बेटा, एक जगह पे आकर इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया। तभी अपन बोलते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो कन्वर्ज कर देता है चीज़ों को मतलब कि लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है, आके इकट्ठा कर देता है। तभी अपन कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल होता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में लाइट रेज आकर कन्वर्ज होती है मैम, और उसका रियल फोकस है, और क्योंकि वो कन्वर्ज हो रही है सारी लाइट रेज को, आकर वो इकट्ठा कर दे रहा है, इसलिए अपन इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मैम देखो बेटा, ये क्या होता, इसके अंदर ये लाइट रेज इधर उधर भी जा सकती थी रिफ्लेक्शन के बाद, बट नहीं गई ना, क्योंकि ये मिरर ही, इसकी टेंडेंसी ही नहीं है। इसकी टेंडेंसी है कि चीज़ों को आके इकट्ठा कर देना, लाइट रेज को आके एक जगह इकट्ठा कर देना, और जहाँ पे वो इकट्ठा करता है उसको हमने क्या बताया है, फोकस बताया है। इसलिए अपन उस फोकस को क्या बोल रहे हैं, रियल फोकस बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल में लाइट रेज हमें दिख रही है मिलती हुई यहाँ पर। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करते हैं, तब आपको चीज़ें और डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। देखो बेटा, यहाँ पर भी मैं आपको फोकस ही बता रही हूँ, सुनो। यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं, ये आ गई लाइट रे, एक आ गई, एक दूसरी भी लेके आ जाते हैं, नीचे से आ गई। ओके, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएंगी, ये गई यूं, और ये भी कैसे गई, इस तरीके से। ये कैसे बताऊंगी, एरो से। ये देखो, ये आई लाइट रेस, सोर्स से आई, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद यूं चली गई, फिर लाइट रेज आई और रिफ्लेक्शन के बाद यूं चली गई, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं, आगे पीछे कहाँ जाएगी, पीछे कहाँ जाएगी, इधर तो आ ही नहीं सकती ना, इधर तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई, ये तो पीछे की तरफ है, हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ मैं। देखना, ये जो लाइट रे है इसको मैं क्या कर रही हूँ, पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, इसको भी मैं पीछे की तरफ से एक्सटेंड कर रही हूँ। तो ये क्या बन गया, मेरा फोकस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे सच सच बताओ कि मैम यहाँ पर क्या लाइट रेज एक्चुअल में आपको कन्वर्ज होती हुई दिख रही है क्या, एक्चुअल में कन्वर्ज होती हुई दिख रही है क्या, नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैम अगर ये पीछे से होता तो क्या दिखता कि ऐसे लाइट रेज बाहर निकल रही हैं। देखो, अगर आप इसको बहुत अच्छे से थोड़ा अज्यूम करने की, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, तो ऐसा लगेगा कि मैम यहाँ से लाइट रेज जो है ना, वो तो ऐसे बाहर निकल गई, इस तरीके से ऐसे निकल रही हैं, इससे बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं ऐसे ऐसे करके। ऐसा ही लग रहा है कि मैम पीछे से ऐसे लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, वो बिखर गई हैं। बिखरने को क्या बोलते हैं, डाइवर्ज होना कहते हैं। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर जो है वो कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे मैम एक्चुअली तो लाइट रेज मीट कर नहीं रही है, तो ये फोकस रियल तो नहीं होगा। ये कैसा है, ये हमारा भ्रम है, ये एक इल्यूजन है, मतलब कि ये एक वर्चुअल फोकस है, क्योंकि हम इसको देख ही नहीं सकते। मिरर के पीछे कोई चीज़ कैसे दिख सकती है, मिरर के पीछे तो कुछ नहीं दिख सकता, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, वर्चुअल फोकस हो गया। समझ में आया? पहले आपने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि लाइट रेज एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हो रही है, वो दिख रहा है, वो रियल वर्ल्ड है, ठीक है। वर्चुअल में हमें कुछ नहीं दिखता, ये कुछ नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि मैम पीछे से लाइट आ रही है, ऐसे कोई पीछे से कोई सोर्स है जो इस तरीके से लाइट को फेंक रहा है। तभी तो देखो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रही है, बट एक्चुअल में वो है नहीं। एक्चुअल में ये लाइट कौन सी है, जो यहाँ से लाइट आई, जो यहाँ से आपने लाइट सोर्स भेजा, उसने रिफ्लेक्शन किया, वो है, लेकिन आपको लगेगा कि मिरर के पीछे से आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है बेटा, वर्चुअल होता है। और वो मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि कन्वर्ज नहीं कर रहा लाइट को, ऐसे फेंक रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। ओके, देखो यहाँ पर पढ़ो, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट्स डाइवर्ज, हाँ लाइट्स डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए अपन इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल फोकस होता है, रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस। वर्चुअल फोकस क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो एक्चुअल में पास हुई नहीं, ये तो हमने पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ पर ये तो हमने यहाँ पर पीछे मैम इसको एक्सटेंड किया, तब जाकर फोकस दिख रहा है, नहीं तो दिखता ही नहीं हमें। ओके, यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज पास नहीं कर रही, हमने डॉटेड लाइन से शो किया है बेटा। वो जो डॉटेड लाइंस है वो रियल लाइंस नहीं होती, जो सॉलिड बनाती है वही रियल लाइंस होती हैं, ठीक है। और जो फोकस है वो मिरर के पीछे प्रेजेंट है, वो तो दिख ही रहा है। समझ आया रियल और वर्चुअल फोकस, ठीक है। चलिए अभी फोकल लेंथ क्या होती है मैम, फोकल लेंथ होती है बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं।
देखो अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर बनाऊं, ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है, ये मैंने पोल बनाया, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया और यहाँ पर मैंने फोकस बनाया, ठीक है। सेंटर ऑफ पोल के बीच में फोकस लाई करता है, सेंटर और पोल के बीच में क्या लाई करता है, फोकस लाई करता है, राइट। अभी जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, ये जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो बेटा अभी तक आपको पता है आपने सीपी को क्या बोला था, रेडियस, ठीक है, और आपने एफपी को क्या बोल दिया, फोकल लेंथ। ये चीज आगे चलकर एक फॉर्मूला में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सीपी इज व्हाट, रेडियस, और फोकल लेंथ क्या है, एफपी, जस्ट उसका आधा, रेडियस का जस्ट आधा इस फोकल लेंथ। जो मैं बोल रही हूँ उसको दिमाग में रखना क्योंकि आगे चलकर इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या है बेटा, द मिरर डू नॉट, अब देख जो प्लेन मिरर होता है वो ना तो कन्वर्ज करता है ना तो वो डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, इसलिए उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये बात दिमाग में याद रख लेना, याद रखने वाली बात है, नोट पॉइंट वाली बात है, एमसीक्यूज में आ सकती है, ओके। चलिए मैंने आपको बोला था ना रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में एक आपको रिलेशन पता चलेगा। देखो यहाँ पर जो सीपी था इज रेडियस, ठीक है, और जो फोकल लेंथ है वो एफपी है। तो मुझे तो यहाँ पे साफ देखने से लग रहा है कि मैम सीपी जो है, मतलब जो रेडियस है और जो फोकल लेंथ है, मुझे फोकल लेंथ जस्ट आधी लग रही है, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का जस्ट आधा लग रही है, ठीक है। और यही वो रिलेशन है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फॉर द स्फेरिकल मिरर प्रिंसिपल फोकस लाई एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फोकस होता है वो एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है, मिड में, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस F इज इक्वल टू R/2। देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन आगे चलकर जब हम मिरर फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना उसमें ये क्वेश्चन, ये चीज़ जो है वो काम आएगी आपको, राइट। चलिए अब इस चैप्टर का, मतलब इस पोर्शन का सबसे बेस्ट पार्ट आपको बता रही हूँ जिसपे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं बने। देखो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कुछ पर्टिकुलर रूल्स चलते हैं बेटा। बेसिकली 4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये रूल्स अगर याद रख लिए तो जो आगे रे डायग्राम्स बताने वाली हूँ वो आपसे यूँ चुटकियों में हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप फटाफट से बना लोगे, ठीक है। देखो सबसे पहला ये रूल है और ऐसा देखा गया है तो ये अपन को मानना ही पड़ेगा। रूल वो होते हैं जो मानने पड़ते हैं, इट्स बट्स कुछ नहीं होता है इसमें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कुछ नहीं, बस है तो है, मानो इसको, सही है। चलो, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भले वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो फोकस रियल होगा अगर कॉन्केव मिरर हुआ, और कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो वो वर्चुअल फोकस हो जाएगा। अब वो रियल और वर्चुअल फोकस क्या होता है वो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो लाइट रे आ रही है बेटा, क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से निकल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट हुई। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है मैम, यहाँ पर तो रियल फोकस होता नहीं है, तो जैसे ही आप इस पीछे इसको एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस पे ही आपको मिलती हुई दिखेंगी, ठीक है। एक्चुअली हम उसको देख नहीं सकते बट इट्स लाइक दैट ओनली, ऐसे ही समझाया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकालो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, फोकस से निकालो। बेटा यहाँ पे देखो एरो की डायरेक्शन देखो, एरो का डायरेक्शन आपको बताता है चीज़ों को, ये बनाना ज़रूरी भी होता है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से चली गई, यूँ जाके यूँ आ गई, ठीक है। तो ये पहला हो गया। कॉन्केव और कॉन्वेक्स के मिरर के केस में दोनों में ही ऐसा चलता है। दूसरा क्या है? द रे ऑफ लाइट पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई लाइट सोर्स जो लाइट रेज एमिट कर रहा है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, उल्टा चली जाएगी, वापस से उल्टा चली जाएगी। देखो वापस यहाँ से आई लाइट रे, ये वाला एरो शो कर रहा है, वापस पीछे चली गई, अपने रिट्रेस कर लिया पाथ को, किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट नहीं हुई, इधर उधर कहीं नहीं गई, जहाँ से आई वापस से उल्टे पैर निकल गई। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ से आई ऐसे एरो और वापस चली गई। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का तो पीछे होता है मैम, और वो हम देख नहीं सकते, तो जैसे हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती हुई दिखेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ले ऑफ लाइट पासिंग टू द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मुझे फर्स्ट वाले रूल का जो है वो अपोजिट ही दिख रहा है। फर्स्ट वाले रूल में क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस से निकलती है, फोकस से पास होती है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? जो लाइट रेज फोकस से निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के से पैरेलल पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर लाइट रे जो है
एक मिनट, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है, ये मैंने एरो से दिखाया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे रियल फोकस नहीं है ना, तो उसकी तरफ से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल गई। पीछे कैसे आपने बोला मैम तरफ आ रही है, कि उसकी तरफ से कैसे आ रही है, पीछे एक्सटेंड किया ना, पीछे एक्सटेंड किया तो दिख रहा है फोकस से ही निकल रही है। ठीक है, तो पीछे वापस से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, लास्ट रूल है ये, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हो रही है कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि मैम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह वैलिड होते हैं, ये आपने पहली वाली वीडियो में हमें बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है इस तरीके से पोल पे टकराई, वापस से निकल गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उसने पोल के साथ बनाया वो, सॉरी पोल के साथ नहीं, जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस याद करो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता था। ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराती थी और वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकल जाती थी, बस ये वही चीज़ है। ठीक है, तो वापस से क्या करा, जैसे जिस एंगल से आई, जैसे सपोज करो 30 डिग्री का एंगल बना के आई, तो वापस से यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री के एंगल से बाहर निकल जाएगी। ओके, सेम गोस फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में सेम चलता है। तो वापस एक बार रिवाइंड करें रूल्स को। ठीक है, सॉरी, पहला, अगर कोई लाइट रे मैम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो उसको फोकस से पास कर लो। दूसरा मैम इसका अपोजिट है, अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर लो। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस उसके पाथ को रिट्रेस कर दो, और अगर पोल पे आ रही है एक पर्टिकुलर एंगल पे तो वापस से उस एंगल से उसको रिफ्लेक्ट बैक भी कर दो। ये 4 थे। ठीक है, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में चलते हैं। अब आपको कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स बताऊंगी, टोटल 6 डायग्राम्स है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ अच्छे से करना। एक बार में, 2 बार में या 3 बार में नहीं आएगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, ये बात मैं मानती हूँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्या, प्रैक्टिस से तो हो जाता है। तो चलो कॉन्केव मिरर के केस में अपन रे डायग्राम्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बिल्कुल डायग्राम प्रॉपर लेकर आई हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो रे डायग्राम्स है ना, इसके अंदर बेटा क्या होगा, ये जो मैंने आपको 4 रूल्स बताए हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है और इमेज कहाँ जाकर बन रही है, ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, उसकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है, और इमेज का नेचर कैसा है, कैसी बन रही है, सेम साइज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की बन रही है, या फिर कोई बड़ी सी इमेज बन रही है, या फिर छोटी सी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल या इरेक्ट बन रही है, कैसी बन रही है, ये सब चीज़ें इसी में अपन डील करेंगे। ओके, सो बेटा देखो, सबसे पहला जो रे डायग्राम है उसके अंदर अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैम ने फर्स्ट जो बताया है उसके अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। तो ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, इसके बीच में मैंने ये जो रेड एरो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट को दिखाया है। अब देखो इसमें मैंने क्या करा है बेटा, हर ऑब्जेक्ट में से आपको 2 रेस पास करनी है। ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट का सोर्स भी है, वो अपनी लाइट एमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो बस हमको क्या करना है, सिर्फ 2 रेज निकालनी है और उससे अपना रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 निकालोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन। ओके, तो पहली रे जो है वो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली है। ये देखो, ये वाली जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, और हमें पता है कि मैम जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है। तो ठीक है, बस इस तरीके से रिफ्लेक्शन शो कर दिया। और एक जो रे है मैंने पोल से निकाली है, तो हमें पता है जस्ट लास्ट वाला रूल था, पोल से आती है, जिस एंगल से आती है इस एंगल से वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर दो, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई। ठीक है, ये एरोज बनाना जरूरी है बेटा। अब हमने ये देखा कि जब अपन ने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो इस तरफ तो आके कहीं मीट नहीं कर रही थी, इधर कहीं मीट नहीं कर रही थी, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहीं पे मीट नहीं कर रही थी। तो हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो जो इंसिडेंट रे है उसी तरफ से रिफ्लेक्टेड रे आती है, तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे को मैंने बाहर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और यहाँ पर ये वाली रिफ्लेक्टेड रे थी ना, ये वाली, इसको देखो पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तब जाकर वो कहीं पे मिली। तो कैसी इमेज बनी, हमेशा कैसी इमेज बनी बेटा, मैग्नीफाइड इमेज बनी। कैसी बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी। अब क्योंकि मैम ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनी है तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा मैम इरेक्ट भी होती है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। वैसे भी बिहाइंड द मिरर अगर बोला है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर अगर बोला है तो समझ में, वर्चुअल बोला है तो बिहाइंड द मिरर समझ में आ ही रहा है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट
फोकस। अब अपन ने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। कहाँ पे रखा है, फोकस पे। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इसके अंदर देखो, एक तो मैंने रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू निकाली है, ठीक है। तो हमें पता है वो वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी अपने ही पाथ पे। अगर ऐसे निकालिए तो क्या हो जाएगा, वापस से यूं ही अपने डायरेक्शन को रिट्रेस कर देगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और दूसरी रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली है, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मैम वो फोकस से पास होती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से पास हो जाएगी। तो बेटा ये जो रेज हैं वो कहाँ पे जाकर मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। और क्योंकि मैम ये जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के तरफ बन रही है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ ही मेरे इमेज बन रही है, ये पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं ना तो इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे इमेजेस बनती हैं उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बन जा रही हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल और इन्वर्टेड। अगर रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये रे डायग्राम बनाते बनाते आपको लर्न होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता पड़ा, तो बेटा इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ये सब ऑब्जर्व किया गया है जो हम आपको बता रहे हैं, राइट। चलिए अब अपन ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के बीच में रखा है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। अब यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, पहली रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली है तो वो फोकस से ही पास होगी। तो देखो ये फोकस से पास हो रही है। दूसरी मैंने फोकस से पास करवाई है तो जो फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। तो ये फोकस से पास हुई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। तो जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी दोनों रेज, वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। इमेज बेटा जहाँ पे ना लाइट रेज मीट करती है ना वहाँ पे इमेज बनती है। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट करी, इधर जाके मीट करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये बनी हमारी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इमेज का बनती है बेटा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बन रही है तो मैम रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बड़ी ही बन रही है, छोटी नहीं बन रही है, ठीक है। बड़ी नहीं बड़ी बन रही है, इट्स नॉट डिमिनिश्ड, इट्स मैग्नीफाइड। जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी ही बन रही है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने क्या करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अपने ऑब्जेक्ट को रख लिया। ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, ये वाला केस सबसे बेस्ट है, बहुत इजी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकाली और एक मैंने फोकस से पास करी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली वो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। ये लो फोकस से पास कर दिया। और जो मैंने फोकस से पास करी थी वो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ये ली, ठीक है। अब ये जहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है ना कि ये जो दो रेज है वो यहाँ मीट करी है। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे जाकर मीट करवाना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट हो जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर इमेज कहाँ बन रही है बेटा, एट सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब ये क्यों बोल रही हूँ तुम्हें पता है, रियल और इन्वर्टेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मैम अंदर की तरफ, इस तरफ मतलब लेफ्ट तरफ, उसी तरफ ही इमेज बन रही है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड आप बोल रहे हो, ठीक है। इसके अंदर सेम साइज की बनती है, सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी तक आप देख रहे हो कि कॉनकेव मिरर जो है इसने बस एक केस ऐसा है जिसके अंदर पीछे बनाई थी मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड ही बना रहा है। इसने अभी तक मैग्नीफाइड इमेज बना ली और सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बना ली। मतलब यहाँ पर तो ये मिरर की तरह काम कर रहा है, प्लेन मिरर के जैसे, क्योंकि प्लेन मिरर में भी ऐसे ही होता है मैम, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होता है वैसा का वैसा क्या होता है, इमेज का साइज होता है। यहाँ पर भी वैसा वैसा ही दिख रहा है अभी तक। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ऐसा केस है जिसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बोल सकते हो आप। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या करा है, इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली जो कि क्या करी, फोकस से पास हो गई, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली जो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस से रिट्रेस कर देती है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो कहाँ पे मिलती है, सी और एफ के बीच में। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होता है। रियल और इन्वर्टेड तो मैम ठीक है,
क्योंकि जहाँ पे रिफ्लेक्शन किया है उसी की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बन रही है। तो रियल और इन्वर्टेड जो है, एक मिनट रुको, उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रियल प्लस इन्वर्टेड, है ना। अब इस बार जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बनेगी। इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश, मतलब कि छोटी बन रही है। अभी तक मैम मैग्नीफाइड बन रही थी, सेम साइज की भी बनी, अब क्या हो रहा है, छोटी बन रही है इमेज, ठीक है। सी और एफ के बीच में बन रही है और छोटी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। तो बेटा इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट्स की सारी रेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती जा रही हैं और वो आप पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो सारी की सारी कहाँ मीट करेगी? फोकस पे मीट करेगी। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी इस केस में? इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी मैम? रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी काफ़ी, ठीक है। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, ठीक है। चलो अब अपन ने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है। जब मैंने फोकस पे रखा है बेटा तो एक रे जो है वो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से ही पास होती है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई लाइट रे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया। तो बेटा ये जो मतलब जो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज वो कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे। तो ये हमारी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। और कैसी बनेगी? काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी पे तो बन ही रही है और काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। बेटा देखो इसके अंदर पता है क्या है, अपन ने जब वो केस पढ़ा था कि मैंने फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे बन रही थी। और यहाँ पर देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। दोनों अपोजिट चलते हैं, ठीक है। इनलार्ज बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। रियल और इन्वर्टेड तो है ही मैम, ओके। ये तीन चीज़ें होती है, हो गया। तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस जो हैं आपने वो डील कर दिए हैं बेटा, और इन 6 केसेस के अंदर आपने ये देखा, यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो मैम मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, ठीक है, वो सेम साइज की इमेज भी बनाता है, वो डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है। इसके अलावा वो रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज भी बनाता है। दोनों ही केसेस, भले ही वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ एक ही केस था लेकिन था तो सही ना। तो कॉनकेव मिरर्स के पास सभी तरीके की इमेजेस बनाने की पॉसिबिलिटी है, वो कर सकता है, सारे काम कर सकता है, ठीक है। अब एक बार कॉन्वेक्स मिरर पे आओ। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, बस रिविजन के लिए बोल रही हूँ। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे स्प्लिट कर देता है लाइट रेस को, उसका फोकस भी क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स में सिर्फ ईजी है, सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स है जो अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहला अपन ने इसके अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा? इन्फिनिटी पे रखा है। कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो देखो लाइट रेस सारी पैरेलल आएंगी, ठीक है मैम, आ रही है, दिख भी रहा है, लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं। और रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि डाइवर्ज कर दिया है इसने लाइट को, अपन ये सारा पढ़ के आए हैं पहले भी, ठीक है। और फिर जब इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ तो मुझे पता है कि क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मैम वो पीछे, क्योंकि वर्चुअल फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, तो वहाँ पे जाकर ये मीट कर रही होंगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि पीछे से लाइट आ रही है, डाइवर्ज हो रही है लाइट, एक जगह नहीं इकट्ठी हो रही, ऐसी निकल रही है बाहर, ओके। तो यहाँ पर बेटा इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है, ठीक है। अब फोकस अगर वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी बेटा? बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। फोकस पे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और कैसी बनेगी? बहुत ही छोटी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनती है बेटा। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड इमेज बनती है। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट समवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो। इन्फिनिटी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो कहीं पे भी रख लो, तो कहाँ बनेगी इमेज? देखो अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल निकाली, तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी, और इसको पीछे एक्सटेंड करूँगी तो वो फोकस के पास ही ज्वाइन हो जाएगी, जो कि वर्चुअल होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। एक मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करते हैं तो मैं वो अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर देती है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने कर दिया तो उसने अपने पाथ को इधर रिट्रेस किया। देखो बेटा यहाँ पर एक, तुम सुनो मेरी बात, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने वाली रेस को सारा सॉलिड लाइन से दिखाया जा रहा है, और उसके पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पे एक्चुअल में कुछ हमें दिखता नहीं है, वो सिर्फ हमारा इल्यूजन होता है, वो डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, ठीक है। ऐसा लगता है हमको कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अब ये थोड़ा सा फनी है, बट यस इट इज़, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कॉन्वेक्स मिरर का पीछे ही लाई करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करती हूँ
तो यहाँ पर देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर गए। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं डॉटेड लाइन से जब जो पीछे मैंने एक्सटेंड करी तो ये कहाँ मीट कर रही थी, दोनों की दोनों रेज पी और एफ के बीच में। तो पोल एंड फोकस के बीच में जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि ये पोल भी मतलब फोकस भी वर्चुअल, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज जो है वो बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा मैम कैसी इमेज बना रहा है, छोटी ही इमेज बना रहा है। दोनों ही केस में छोटी बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है। ठीक है, लेकिन कॉन्केव मिरर हर तरीके की इमेज बना रहा था, छोटी बड़ी सेम साइज की एवरीथिंग। ओके, तो बेटा अब अपन पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मैं आपको बताऊंगी कि भी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजेस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है आने की, मतलब बनता है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप PYQs भी देखोगे तो आपको लगेगा कि यस मैम इस पे क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला अपन बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर के क्या यूजेस है। कॉन्केव मिरर क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो बेटा ये शेविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, हेड मिरर बाय डॉक्टर्स एंड सोलर फर्नेसेस। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर्स इसको डेंटिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी कैविटीज़ जो हैं दांतों की वो अच्छे से देख सकें, तो उसका मतलब क्या है, उनको कैसे मिरर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो चीज़ों को इनलार्ज करके बताएं, मैग्नीफाई करके बताएं। और ये किसकी टेंडेंसी होती है, कॉन्केव मिरर की तो टेंडेंसी होती है, इसलिए वो शेविंग मिरर के केस में भी यूज़ हो रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं टॉर्चेज और हेडलाइट्स के केसेस में। हेड मिरर्स, डॉक्टर्स जो हेड मिरर जो ऑपरेशन करते हैं या जो भी डेंटिस्ट हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो सब में यही होता है बेटा, कॉन्केव मिरर्स ही यूज़ होते हैं। ठीक है, सोलर फर्नेसेस के अंदर क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि सोलर फर्नेस का काम क्या हो रहा है कि सनलाइट को एक जगह पे आके इकट्ठा कर देना ताकि वो फिर आगे अप्लायंसेस को रन करने में काम आए। और कन्वर्जिंग मिरर का ही तो काम होगा एक जगह पे आके इकट्ठा करना, और कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग ही होता है, इसलिए उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है इसको रेयर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड। देखो भाई, जब अपन गाड़ी चला रहे होते हैं हमारे साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि देखो बेटा पीछे जो ट्रैफिक है हमें दूर तक देखना है क्या हो रहा है, दूर तक। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है कि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाता है और छोटी भी बनाता है। छोटी इमेज बनाता है तो हमारे पास वाइडर फील्ड देता है व्यू का, पीछे हम ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे भीड़ है या कहाँ से गाड़ियाँ आ रही है। तो एक तो छोटी इमेज ये बना ही रहा है, वर्चुअल इरेक्ट के साथ स्मॉल भी तो बना रहा है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो डिमिनिश्ड इमेज की वजह से क्या होता है, ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू में, अगर बड़ी इमेज बनाएगा तो कुछ ही चीज़ें दिख पाएगी। ठीक है, छोटी इमेज बनाएगा तो ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, मोर फील्ड दिखती है, पीछे ज़्यादा दूर तक दिखता है। तो कॉन्वेक्स मिरर अपन अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। शॉप सिक्योरिटी में भी पता पड़े कि अगर किसी का बड़ा सा दुकान है तो पीछे से कहाँ से क्या चोरी वोरी हो जाए, तो कॉन्वेक्स मिरर इज़ द बेस्ट थिंग जहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी मिरर के केस में। जैसा काम है तभी देखो वैसा यूज़ हो रहा है। कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है चीज़ों को, मैग्नीफाइड इमेज देता है, तो देखो वैसे यूज़ कर लिया। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो छोटी इमेज बनाता है, तो अपने उसको फील्ड व्यू जहाँ पे हमको बड़ा चाहिए वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है। मैं बता रही हूँ आप कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 2.5। ठीक है, फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर की 2.5 दे रखी है। इन ऑर्डर टू यूज दिस मिरर एज डेंटिस्ट मिरर यूज़ कर रहा है, मतलब मैम मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होगी तभी डेंटिस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फोकल लेंथ यहाँ पर है, मुझे कैसी इमेज चाहिए, इन लार्ज इमेज चाहिए। एक बार मैं रे डायग्राम दिखाऊँ आपको इसका, सुनो। कॉन्केव मिरर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकल लेंथ जो है फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 2.5। मतलब फोकस और पोल के का जो डिस्टेंस है वो 2.5 है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर ये देखो, फोकस एंड पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, क्योंकि फोकस पे तो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारा फोकल लेंथ 2.5 दे रखा है तो मैम इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो डेंटिस्ट है उसको मिरर को कहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, समवेयर बिटवीन फोकस एंड पोल। मतलब 2.5 से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे अगर वो उसको होल्ड करे तो उसकी काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एक बार इस क्वेश्चन पे आओ फिर से। देखो
तो डेंटिस्ट को अगर मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज देखनी है, तो उसको 2.5 से तो कम डिस्टेंस पे, क्योंकि फोकल लेंथ तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, और इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेगा तब जाके उसको मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी ना। तो 2.5 से जो कम डिस्टेंस होगा वहाँ पे अगर वो चीज़ रखे तो उसको अच्छी खासी इमेज दिख जाएगी, और 2.5 से कम जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर उसको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, रे डायग्राम पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे मैम, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अगर लाइट अगर आ रही है, अगर इस तरीके से मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, और अगर इधर है, ठीक है, ऐसे करके हमने रिफ्लेक्ट बैक किया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर मुझे डॉटेड बनानी पड़ेगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आ रही है तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी अपने ही पाथ पे, क्या ही एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी मैम, कोई एंगल नहीं बनता यहाँ पर। द इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो मैम वर्चुअल तो कॉनकेव मिरर भी बनाता है, भले वो एक ही केस हो, और कॉन्वेक्स मिरर तो दोनों ही केसेस में वर्चुअल बनाता है। तो यहाँ पर अगर वो ऑलवेज वर्चुअल बोलते तो आप क्या बोलते, कॉन्वेक्स मिरर बोलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्होंने वर्चुअल बोल दिया है, तो मतलब पॉसिबिलिटी हमेशा नहीं बना रहा। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है यहाँ पर मिरर के केस में, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है वो कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है, भले एक ही केस है कॉनकेव के मिरर के केस में जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, बट बना तो रहा है ना। ठीक है, चलिए, कॉनकेव मिरर कैन नॉट, कॉनकेव मिरर को अपन किस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, कॉनकेव मिरर को अपन रियर व्यू मिरर की तरह कभी यूज़ नहीं कर सकते। डेंटिस्ट, टॉर्च रिफ्लेक्टर्स, मैग्नीफाइंग मिरर की तरह तो यूज़ करते ही हैं। ठीक है, रियर व्यू मिरर की तरह अपन कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब उल्टी इमेज बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं साइड में रख रही हूँ और मुझे सारा चीज़ें उल्टी दिख रही हैं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, जो पास में मेरा मिरर है, अगर वो उसमें सारी चीज़ें उल्टी दिख रही है तो मेरे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा थोड़ा फनी भी साउंड करेगा, इसलिए अपन उसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, हमेशा वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हाँ सही बात है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। रियल हमेशा उल्टी होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, सीधी होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, तो मतलब ए भी ट्रू है, ए और बी दोनों ट्रू है, मतलब कि थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलो बेटा, आज हमने इस वीडियो के अंदर पूरा स्फेरिकल मिरर अच्छे से कंप्लीट किया है विद द रे डायग्राम्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं मिरर फॉर्मूलाज, मैग्निफिकेशन बताऊंगी, जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है और वो अपन यूँ सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में, एक बार समझ लिया तो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझ लोगे, उसके बाद वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी तक मिरर का केस, भले वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर्स, अपन ने कर लिया है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कर लिया है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप प्लीज़ 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 बता देना, एंड नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ओके बेटा, चलो बाय।